अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर की टॉप स्टोरीज जिन पर हम अपने प्रोग्राम में बात करते होते हैं, आज भी हमारे साथ टॉप स्टोरीज में शामिल होंगी। सबसे पहले बात कर लेंगे उसी अफसोसनाक वाक़े की और सानिया साहिवाल जो हुआ उसके अंदर अभी तक जो पेशरफ्त हुई, जो तहकीकात हुई और फिर मुस्तकबिल में ज़िम्मेदारों को क्या सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर जो बयानात मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, हर रोज़ नए नए बयान और नया नया दिन में रोज़ाना जो है मौक़िफ़ तब्दील हो रहे हैं। वजूहात क्या हैं, क्यों मौक़िफ़ तब्दील होते हैं और क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो वाकई इस मामले पर हसास है कि ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। फिर दूसरी तरफ से जैसा कि आज पाकिस्तान की सेनेट के अंदर भी इजलास हुआ और कौमी असम्बली के अंदर भी इजलास हुआ और पंजाब असम्बली के अंदर भी सारे के सारे सियासतदान, सारे की सारी सियासी जमातें एक दूसरे की इस वाक़े की मज़म्मत करती हुई तो पाई गई। और फिर ये भी एक उनसर पाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इस वाक़े में जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो सियासत कर रही हैं इस वाक़े की वजह से। फिर एक जो रद्द-ए-अमल ये भी आ रहा है कि इस वाक़े को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक पहली दफ़ा वाक़या हुआ। फिर तहरीक इंसाफ वाले लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले चूँकि होते रहते थे इस तरह के वाक़यात, इसीलिए इनका तसलसल है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है और फिर जो अवाम है पाकिस्तान की, वो अवाम क्या मुतालबा करती है, अवाम क्या चाहती है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम का गुस्सा किस तरह से ठंडा किया जा सकता है। और फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि माजी में कौन कौन सी जमातें, सियासी जमातें ऐसी थी कि जिनके दौर में ये सारे के सारे इस तरह के वाक़यात हुए, मावराए अदालत लोगों को कत्ल किया गया, लोगों को लापता किया गया, और फिर उस पर जो एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें थीं उन्होंने किस तरह से तनकीदें की। और फिर हम आपको वो चेहरा भी दिखाएंगे, वो चीज़ें भी दिखाएंगे कि सियासतदान माजी में भी अवाम कत्ल होती रही, सियासतदान बयानात देते रहे, मज़म्मतें करते रहे, लेकिन अवाम का कत्लेआम नहीं रुका। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आगे बढ़ते हुए कि बलूचिस्तान में एक नई पेशरफ्त हुई है। बहुत अच्छी बात है कि लापता अफराद जो हैं वो घरों को वापस आ रहे हैं। लापता अफराद का जो मामला था बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हसास था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, और उस हवाले से यही कहा जाता था कि लापता अफराद का जो मामला है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे हुए, अब वापस आ गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे अफगानिस्तान में क़याम अमन की जो कोशिशें हैं, मामला अभी तक जो है वो लटका हुआ नज़र आ रहा है, और साथ साथ वहाँ पर जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें गुलबदीन हिकमत यार को आजमाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। और फिर कल भी एक बड़ा धमाका हुआ और आज भी एक धमाका हुआ जिसमें 125 से ज़्यादा जो हैं वो अफगान फोर्सेस जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये सूरत हाल है वहाँ की। इसके साथ साथ बताएंगे कि ईरान के अंदर भी ऐसा होता है कि अवाम के कत्ले आम में पुलिस एहलकार जो हैं वो मुलव्वस हैं। इस हवाले से आपको डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और साथ साथ बात कर लेंगे मकबूजा कश्मीर की कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी आज भी शहीद हो गए हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के जो मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक, उनके खिलाफ जो है इंडियन हुकूमत की साजिशें भी जारी हैं। तो ये वो स्टोरीज हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात कर ली जाए सानिया साहिवाल की, तो साहिवाल के अंदर जो सूरत हाल गुज़श्ता 2 दिन पहले हुई और फिर जो मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आए, मौक़िफ़ पे मौक़िफ़ बदलते गए। इसमें सबसे पहले CTT ने कहा कि अगवाकार थे, डाकू थे, फिर कहा कि अगवाकार थे, और फिर कहा कि दहशतगर्द थे, और फिर कहा कि जवाबी फायरिंग भी की गई है। और अब जो ताज़ा नया मौक़िफ़ सामने आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस कार में वो लोग सवार थे वो कार जो है एक ऐसे शख्स की थी जो दहशतगर्द था। उसका नाम अदील हफीज़ बताया जाता है और कहा जाता है इसने ये कार जो है मई 2018 में ये कार ख़रीदी थी, और फिर इस शख्स को, अदील हफीज़ को, एक मुकाबले में मार दिया गया फैसलाबाद के अंदर। ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है CTT की तरफ से। और साथ साथ अब इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं कि जब एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है और फिर उसने एक गाड़ी भी ख़रीदी हुई है, फिर आपने उस शख्स को एक वाक़े में भी हलाक कर दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस शख्स की ये गाड़ी थी, जिसने ये गाड़ी ख़रीदी थी और वो दहशतगर्द भी था, जब आपने उसको मार दिया तो उसकी गाड़ी को भी तो ज़ाहिर सी बात है जो उसकी मिल्कियत में थी, जो उसके इस्तेमाल में रहती थी, वो किस तरह से गाड़ी जो है दोबारा से बाहर निकल आई, बाहर उसको क्लीन चिट मिल गई, बाहर के लोगों ने दोबारा से उसको ख़रीद लिया, दोबारा से इस्तेमाल में आने लगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी वजह से ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल मामला ये है कि असल हकायक को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, जो सच्चाई है वो कुछ और है। फिर आज जो पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, अगर हमारे कंट्रोल रूम में उस हवाले से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्फाज हैं तो हम आपको वो दिखाएंगे भी सही कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज ये कहते हुए पाए गए हैं कि मामले की तहकीकात हो रही हैं, ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। जब सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं
कि कब सज़ा मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपके दौर में ऐसा होगा कि मुजरिमों को निशान इबरत बनाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार कर लें, सब्र कर लें, जब JIT की रिपोर्ट आ जाएगी, कल 5 बजे का वक्त दिया गया है कि अगर कल 5 बजे तक JIT की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद सारे के सारे जो फैसला होगा वो फैसला किया जाएगा। और उस्मान बुज़दार साहब ने यह भी कहा है कि वो खुद इस पर एक्शन लेंगे और ख़ुद इस मामले को अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो फिर एक सवाल ये भी बनता है उस्मान बुज़दार के ऊपर कि जनाब, जब आप JIT की रिपोर्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी इंतज़ार में लगे हुए हैं, तो फिर सवाल यह है कि आपकी जो जमात के लोग हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान और फवाद चौधरी और इसी तरह जो दीगर लोग हैं, जिसमें राजा बशारत जो वज़ीर कानून थे आपकी काबीना के, तो उन्होंने क्यों वक्त से पहले, JIT से पहले इस वाक़े को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और इस वाक़े के मुतालिक ऐसे बयानात दिए जिससे जो लवाहिकीन हैं उनके ज़ख्मों पर एक तरह से मिर्चें छिड़की गईं। तो यही वजह है कि आज भी जो उनके लवाहिकीन थे, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 करोड़ हम लवाहिकीन को दे देते हैं। तो उसके रद्द-ए-अमल में उनके भाई का ये कहना था, मकतूल जो खलील थे उनके भाई का, कि वो उनसे 2.5 करोड़ ले लें, जो उनकी ज़िंदगियाँ थी, उनके जो प्यारे थे, भाई थे, उनको वापस ला कर दे दें। तो ये तहरीक इंसाफ का एक ऐसा, ठीक है मान लिया उनकी हुकूमत में पहली दफ़ा वाक़या हो रहा है और पहली दफ़ा इसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 22 करोड़ आवाम जो है वो हिसाब मांग रही है, मुतालबा कर रही है, और फिर आपके पास पूरी ये नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं हैं, हालात नहीं हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 72 घंटे मांग रहे हैं। फिर 72 घंटों में तफ्तीश होगी, उसके नताइज आने शुरू होंगे, वाक़यात होंगे। और फिर इसमें सबसे बड़ा जो एक अफसोसनाक बात यह है कि यह भी कहा जा रहा है, जैसे कि आज जो पंजाब के वज़ीर हैं महमूद रशीद, उन्होंने कहा कि शायद अगर JIT की रिपोर्ट जो है ठीक ना हुई, या उसमें कोई नुक्स हुआ या उसमें कोई कमी कुताही हुई, तो उसके बाद जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी JITs बनती रहीं और कितने जुडिशल कमीशन बनते रहे, लेकिन नतीजा सिफर है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। और साफ सिंपल सी बात है कि जब वीडियो फुटेज मौजूद हैं, जब पूरे के पूरे सबूत मौजूद हैं, और जब ये बात भी मालूम है, पूरे CTD के जो अमला है, जिम्मेदार हैं, आला ओहदेदार हैं, उनको भी ये पता है कि 16 बंदे कौन थे, उनको हिरासत में भी लिया हुआ है, तो वाज़ेह सी बात है इसको फ़ौरन केस को अदालत में चलाया जाए और उसके बाद उन्हें मुजरिमों को सज़ा दी जाए। इसमें 3-3 महीने लगाने की, साल लगाने की और 72 घंटे की बातें करने की क्या ज़रूरत है, जब कातिल भी वाज़ेह हैं, सारा कुछ वाज़ेह है। फिर इसमें एक और जो सवाल बनता है अवाम की तरफ, अवाम ये सवाल भी कर रही है कि दरअसल जो वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के, वो लोग जिन्होंने ऐसे ऐसे बयानात दिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वक्त से पहले, तहकीक से पहले उन्होंने अपने ऐसे मुतनाज़ा बयान दिए जिससे जो मकतूल हैं उनको उनके पूरे मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। तो ये अफसोसनाक बातें हैं, जिस हवाले से इसी वजह से कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके उसको हैंडल किया जा सके। इसके अलावा माजी में सियासतदान क्या करते थे, इसी हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तानी सियासतदान और अवाम का कत्ले आम, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ सबूत हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान थे उन्होंने अवाम का कत्ल कैसे किया, और पिछले जो माजी का जो दौर हुकूमत है उसमें कौन कौन सी जमातें थी जिसके दौर में कत्ले आम होता रहा। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात कर लेते हैं इस पर।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं सानिया साहिवाल की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपको कुछ हक़ाइक़ वो भी दिखाने हैं कि माजी में कितने वाक़यात हुए और पाकिस्तान की अवाम को मावराए अदालत कितने पाकिस्तानी हैं जो मावराए अदालत पुलिस के मुकाबलों में मारे गए, और फिर कितनी JITs बनी और कितने जुडिशल कमीशन बने और कितने वाक़यात हैं जिनकी तहकीकात हुई, लेकिन उसके बावजूद जो मज़लूमीन हैं उनको इंसाफ नहीं मिला, लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिला। मरने वाले चले गए और कत्ल होने वाले कत्ल हो गए, लेकिन आज तक उनके जो रिश्तेदार हैं, लवाहिकीन हैं, वो आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। इस हवाले से हमारे पास कुछ सॉलिड जो हैं वो सबूत हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले एक मेहमान है हमारे साथ, उनको लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे, अब्दुल्ला गुल साहब को, कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, चूँकि उनके वालिद साहब भी पाकिस्तान की आर्मी में अच्छा काम कर चुके हैं और पूरी सर्विस कर चुके हैं, और ख़ुद उनकी भी इस हवाले से कुछ तहकीकात हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान की आवाम को कत्ल किया जाता है, पाकिस्तान की आवाम को इस तरह मार दिया जाता है, लेकिन फिर जो तहकीकात होती हैं उसमें इंसाफ भी नहीं मिलता। इसी वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, तज़कियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि जो वाक़या हुआ सानिया साहिवाल का, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, जुडिशल कमीशन भी बने और साथ साथ JITs भी बनी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, तो आप इस वाक़ये पर क्या कहते हैं? क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करूंगा, पूरी कौम सरापा एहतजाज है, पूरी कौम जो है वो रो रही है, और ये क्या अजीब व गरीब किस्म के जो है वो बयानात आ रहे हैं। देखें, अभी आप गौर करें कि माजी के अंदर हमने देखा कि जब वाकया एक हुआ पाकपतन के अंदर, तो DPO को जो है वो फारिग कर दिया गया। हालांकि सच ये था कि वज़ीर आज़म की अहलिया के जो बच्चे थे उनके साथ उनके ख्याल में कि वो सलूक गैर मुनासिब था, और उसके ऊपर जो है वो DPO का पाकपतन का जो है वो फारिग कर दिया गया। उसके बाद 2 IG जो है इस्लाम जो है वो पंजाब के, उनको फारिग कर दिया गया। वजीर जो मुमलिकत थे उनके आजम सवाती की कॉल ना सुनने के ऊपर जो है IG इस्लामाबाद को फारिग कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस जो वजीर को फारिग कर दिया गया, लेकिन IG की सुनवाई ना हुई, उसको फारिग कर दिया गया। तो क्या इस इतने बड़े अंधोनाक वाकया जिसमें पूरी कौम को जो है वो हिला के रख दिया, यानी कि उन बच्चों की तरफ आप अगर देखें, उनकी तस्वीर देखें, उन नन्हे 3 दहशत गर्दों को जिनके पास से फीडर और टॉफियां जो हैं वो दहशत गर्दी का जो है वो मवाद बाहर निकल आया, वो आप मुझे बताएं कि वो क्या सरापा एहतजाज या सवालिया निशान नहीं छोड़ रहे कि अभी तक जो है वो ये आलम है कि FIR दर्ज होती है, 18 लोगों का नाम जो है वो भी नहीं दिया जाता। ये कौन सी FIR आज पाकिस्तान में पहली दफा दर्ज हो रही है जिसमें अफराद के नाम तक नहीं लिखे हुए? और मजे की बात यह है कि काउंटर वर्जन, यानी कि आप जो क्रॉस पर्चा जिसको कहते हैं, उसके अंदर CTD का मौकफ जो है वो ले दिया गया। फिर वजीर जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं, आप जरा उनका बयान गौर करें कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसे वाकयात तो दुनिया में होते रहते हैं, CTD की तो बड़ी कुर्बानियां हैं। दूसरी तरफ जो है वो जो पूरी एक यानी कि FIR ही बनती है, जो वजीर कानून जो हैं पंजाब के, वो बता रहे हैं कि जी ये ऐसे ऐसे दहशतगर्द थे और ऐसे ऐसे इसके अंदर मुलविस थे, और ये पता नहीं कार्रवाइयां थी। ये मुल्तान के अंदर भी जो वजीर आजम के बेटे जो यूसुफ रजा गिलानी थे, उनके हवाले से भी थे, ISI के उसके ऊपर भी जो है वो हमलावर थे। तो आप ये बताएं कि ये तो पूरी एक उन्होंने इस टाइम पे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। फिर उस्मान बुज़दार साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी भी जो है वो किसी को मुअत्तल किया गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वजीर आजम साहब की अहलिया का मामला आता है, पंजाब के वजीर आला के साथ जो है वो 2 IG नहीं चल सकते, तीसरा जो वफाकी जो वजीर है उसका जो कॉल रिसीव न करने पे IG फारिग कर दिया जाता है। ये इतना बड़ा वाकया जिसकी वीडियो सामने आ गई, इसकी हर झूठ जो है वो पुलिस का और CTD का सामने आ गया, उसके बावजूद जो है वो आपने एक आदमी मुअत्तल नहीं किया। गजब खुदा का कि ये चीजें मैंने जो है वो ट्वीट किया जिसके ऊपर
शुक्र है कि हुकूमत ने एक्शन लिया और कहा कि भाई उन लोगों को जो सीटीडी के लोग थे जिन्होंने गोलियां मारी उनको गिरफ्तार तो कर लो। वो फाइनली जो है वो शुक्र है, आप पता नहीं कि वो गिरफ्तार हुए भी हैं नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनकी कोई फुटेज तो सामने नहीं आई और ना ही मीडिया को उन तक एक्सेस दी गई है। मकसद ये है कि मुझे जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है, देखिए पहली बात यह है कि जब पुलिस ने अगर ये कार्रवाई कर दी थी सीटीडी ने, तो फिर लाशें छोड़ के वो गाड़ी को छोड़ के बगैर किसी पुलिस अहलकार को वहां छोड़े जो है वो चले गए। क्यों चले गए भाई? क्या ये उनको फराइज से जो है वो उन्होंने अपने गफलत नहीं बरती? उसके बाद जो है वो कौन सी जो है वो फायरिंग हुई? फायरिंग करने के ऊपर ये बयान दिया गया सीटीडी की जानिब से और वहां के पुलिस की जानिब से, क्या उनको मुअत्तल नहीं होना चाहिए झूठा बयान देने के ऊपर? और तीसरी बात यह है कि बच्चों को जब आप लेके चले गए और बच्चों को वापस आपने छोड़ दिया, तो आपने कैसे जो है वो बच्चों को छोड़ दिया? वहां जाके पेट्रोल पंप के ऊपर बिठा दिया, गोली लगी हुई थी बच्चे को, आपने जो है वो पेट्रोल पंप पे बिठा दिया। इसका मतलब क्या निकलता है? और तीसरी जो आखिरी बात यह है कि अगर वो दहशतगर्द थे, अगर वो लोग दहशतगर्द थे, तो ये बताएं कि फिर पंजाब हुकूमत ने उनको 2 करोड़ रुपया क्यों दिया कॉम्पनसेशन का? क्या दहशतगर्दों को कॉम्पनसेशन दी जाती है? क्या दहशतगर्दों के लिए अवाम बाहर निकली है? माजी के अंदर इतने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मार दिए गए, तो मुझे ये बताएं कि एक दफा भी जो है अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज बनी? क्या आंखें अश्कबार थी? क्या हो रहा है जनाब? ये क्या, एक तो आप क्राइम कर रहे हैं, हुकूमती सतह के ऊपर क्राइम कर रहे हैं, ऊपर से हुकूमत जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कवर अप करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये जो वाकया है ये एक इंतहाई लर्ज़ाखेज वाकया है। उन बच्चों की तस्वीर देख के ना ही उनसे आंख मिलाई जा सकती है और ना ही उनके हक में बात करते हुए जबान साथ दे रही है। अब्दुल्ला साहब ये है भी फरमाएं कि जी, जुल्म हुआ है। बिल्कुल जुल्म हुआ। अब्दुल्ला साहब ये भी फरमाएं कि अब इसका हल क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है ये तो इस तरह के वाकयात तो कोई काफ़ी दिनों के बाद जाहिर होते हैं जिससे इनका चेहरा बेनकाब होता है, फिर इस तरह के जब वाकयात सामने हो आ गए हैं तो इससे सीटीडी के माजी के जो मुकाबले हैं वो भी मशकूक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि अच्छी तरह से दोबारा इनके रिफॉर्म्स की जाए, जो मेयार पे पूरा नहीं उतरते उनको हटा दिया जाए? तो इस हवाले से क्या करना चाहिए? फिर अदालती जो कार्रवाई है, सिस्टम है, उस पर भी तो सवालिया निशान है। जनाब कौन से रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? वो नासिर खान दुरानी, जिनको बकायदा कहा गया कि वो केपीके के शहंशाह थे और वो बेहतरीन एक पुलिस अफसर थे, उन्होंने मिसाली किरदार जो है वो अदा किया, उनको वो पंजाब से जो है वो फारिग हो गए, किसी ने जो है वो पूछा तक नहीं। इतने इतने अच्छे लोग आपके पास मौजूद हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने जापान में जाके, डॉक्टर शोएब सडल जैसे लोग जो हैं जिन्होंने जापान में जाके क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई है जापान की पुलिस को, हमारे पास ऐसे फखरिया लोग मौजूद हैं, जुल्फिकार चीमा साहब जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उनकी क्या ये लेजिटिमेसी दी जाती है? क्या अगर सीटीडी ने माजी में कार्रवाइयां की तो क्या उनको इनाम और इकराम, असनाद और कैश प्राइजेस से जो है वो क्या नहीं नवाजा गया? बिल्कुल नवाजा गया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनको खुली छूट दे दी जाए? क्या उनको ट्रिगर फ्रेंडली बना लिया जाए? क्या उनको बता दिया जाए कि आपके पास लाइसेंस टू किल है, आप जाके जिस मर्जी को जब मर्जी ठोक दें? और बच्चों को आप जो है वो छोटे छोटे दहशतगर्द बच्चे जो है वो निकाल दें। 13 साल की बच्ची को जो है वो मार दिया, खुदा का खौफ नहीं आता है इनको? ये अपने आखिरत से नहीं डरते? देखें, दिल जला हुआ है, मैं नॉर्मल ऐसी बातें करता नहीं हूँ सख्त अंदाज में, लेकिन ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है बाबा। ये सोचें कि कल को इन बच्चों को देखें, ये आपको अपने बच्चों की शक्ल में अगर नहीं नजर आ रहे तो इसका मतलब है हमारे जमीर मुर्दा हैं। आज पूरी कौम को सरापा एहतजाज होना पड़ेगा, आज कौम को इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना आप ये अगर रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, कौन सी रिफॉर्म्स, किस किस्म की रिफॉर्म्स? आप अगर देखें कि जो पुलिस का निजाम है वो तो वैसे ही चल रहा है, कौन सा आपने जो है उसके ऊपर कमेटियां बनाई हैं, कौन सा उसके जो है वो अमल सामने आए हैं? इस 6 महीने 7 महीने गुजर गए हैं, क्या हो रहा है? पहले एक बजट पेश होता है, फिर दूसरा बजट होता है, अब 23 तारीख को तीसरा बजट पेश हो रहा है। इसका मतलब है पहले 2 बजट जो थे वो गलत थे, उनमें फॉल्ट थी, जिसकी वजह से तीसरा बजट पेश हो रहा है। जनाब हम किस तरफ जा रहे हैं? असल बात यह है कि ये सिस्टम का फेलियर है। इस्लामी निजाम वाहिद ऑप्शन है इस्लाम के अंदर, इसीलिए सख्त कवानीन बनाए गए, सख्त सजाएं दी गई ताकि मुजरिम जो है वो उसको जुर्म का सोच भी ना सके।
लेकिन बात यह है कि हम एक तरफ तो रियासत मदीना की बात जरूर करते हैं, लेकिन रियासत मदीना के अंदर सूद का कारोबार भी चलाते हैं, वहां सूद को जायज भी करार देते हैं, वहां जो है हम और मामलात भी करना चाहते हैं, वहां हम जो है वो पुलिस का इस किस्म का दोहरा म्यार जो है वो भी रखना चाहते हैं, और फिर हम उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं। ये अगर जस्टिस ना हुआ, अगर ये जस्टिस डिले हुआ और या इसको किसी सूरत दबा दबू दिया गया, किसी मामले के अंदर उनको साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो काम माजी के अंदर भी होता रहा। मॉडल टाउन का वाकया आपको याद होगा, 14 लोग मर गए, उसका क्या हुआ? उससे पहले जो है मुतअद्दिद वाकयात हुए, कसूर का वाकया हुआ, उसका क्या हुआ वो आपके सामने है। फिर वो आपने देखा कि ये जो मामलात चल रहे हैं ये इंतहाई भयानक अंदाज में चल रहे हैं, और कहीं मुझे अंदाजा हो रहा है कि अगर ये सिस्टम भी फेल हो गया और इमरान खान साहब की ये हुकूमत भी नाकाम हो गई, तो ये निजाम को लपेट के जाएगी और यहाँ खुदा न खास्ता खाना जंगी या एक रेवोल्यूशन की तैयारी है। लोग इस निजाम को उठा के बाहर फेंक देंगे। अवाम जो है अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने जो रिफॉर्म्स करने होते हैं वो रिफॉर्म्स कर देते हैं, 6 महीने तक आप ये नहीं कहते रहते कि जनाब माजी की हुकूमत ने क्या किया और क्या नहीं किया। जहन्नम में गए जनाब, जिन्होंने गलत किया वो पाकिस्तान के साथ बुरा किया। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि 22 साल से आप तैयारी कर रहे थे। आप 22 साल से अगर तैयारी कर रहे थे तो क्या तैयारी थी आपकी? क्या होमवर्क था? क्या आपने रिफॉर्म्स के लिए 22 साल में कोई अपने पेपर नहीं लिखा? क्या 22 साल में आपने कोई जो है वो मईशत के लिए एक मुतबादल सिस्टम नहीं तैयार किया? आज तक तो यही फैसला नहीं हो सका कि IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाना है या नहीं जाना। उसकी वजह से मईशत को जो है हमारी वो 2000 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इस चंद दिनों के अंदर, इन चंद महीनों में 2000 अरब रुपए का हमें जो है वो मईशत का नुकसान हो चुका है। वो किस खाते में डालें? बात तो यह है कि आपका निजाम अदलिया जो है वो उसके अंदर एंग्लो सेक्शन लॉ के ऊपर चल रहा है। वो एक तरफ आप कुरान और सुन्नत की आर्टिकल 227 के ऊपर कहते हैं कि कुरान और सुन्नत बालादस्त कानून होगा, दूसरी तरफ आप अल्लाह की हुक्मरानी जो है उसको कबूल करते हैं आर्टिकल 2A के मुताबिक। लेकिन आप जो है वो साथ साथ क्या हो रहा है? साथ ये हो रहा है कि आप सूद का कारोबार चला रहे हैं। रियासत मदीना भी कह रहे हैं शराब जो है वो होटलों के अंदर जो है उसको उसके लाइसेंस की इजरा किया जा रहा है, उसको जो है वो आपके ड्यूटी फ्री शॉप्स के अंदर जो है वो उनको कहा जा रहा है कि दी जाएगी। इसी तरीके से जो है गाड़ी में से एक बोतल शराब बरामद हो जाएगी तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। होटल में आप अगर किसी एक जोड़ा जाता है तो खातून का शनाख्ती कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास से 5 ग्राम चर्च बरामद हो जाए तो आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। ये कौन, किस तरफ जा रहे हैं हम, ये किस अंदाज में जा रहे हैं, ये हमें अपना तयन करना पड़ेगा। इमरान खान साहब अच्छे इंसान हैं, नेक नियत इंसान हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुदारा अपनी टीम को तब्दील करें, अपने टीम के अंदर काबिल लोग लाएं, अपनी टीम के अंदर उन लोगों को लाएं जो पाकिस्तान मुखलिस हों, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हों, जो दीनदार हों, ना कि उन लोगों को लेके आए जो बिल्कुल जो है वो खतिया खड़ी कर दें पाकिस्तान की। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी आपकी। नाज़रीन किराम, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर सियासी जमात जो आती है, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, तसलसल होता है इस तरह के वाक़यात का, सानहात का, उनको माजी के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि माजी में चूंकि ऐसा हुआ, ये फ़लाँ हुकूमत में चूंकि ऐसा हुआ, फ़लाँ हुकूमत ने ऐसा कर दिया था। जाली पुलिस मुकाबले जो है ये पंजाब गवर्नमेंट में भी होते थे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी होते थे, मुशर्रफ दौर में भी होते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह की जब चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो फिर अपने आप को कवर अप करने की कोशिश की जाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है, अपने आप को सेव करने की कोशिश की जाती है, और मलबा जो है वो माजी पर डाल दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है, इसे अब ख़त्म होना चाहिए, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। हर जो अवाम जो ये सवाल करती है, अवाम माजी को नहीं जानती है, अवाम माजी के लोगों को नहीं जानती है। नवाज शरीफ थे, एक बाप बन गया, माजी हो गया। मुशर्रफ था, एक बाप बन गया, माजी हो गया। पीपल्स पार्टी का दौर था, जरदारी थे, वो सब एक माजी हो गया, सब लोग वो चले गए। लेकिन अब अवाम सवाल करती है
जो इस वक्त मौजूदा लोग हैं, जो जिनके पास इस वक्त मुल्क का इक़्तिदार है, जिनके पास इस वक्त मुल्क के अंदर आला ओहदे हैं, आला मनासिब हैं, जो इस वक्त पुलिस के ज़िम्मेदार हैं, जो इस वक्त फ़ौज के ज़िम्मेदार हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के दीगर इदारों के ज़िम्मेदार हैं, लोग उनसे सवाल करते हैं, लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। माजी ठीक है, माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, माजी के लोगों का मुहासबा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो इस वक्त मौजूदा लोग हैं वो सारा का सारा मलबा जो है वो माजी पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो इजलास हुआ उसके अंदर जो सियासतदान थे वो एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे थे। तो ये सूरत हाल, इसे ख़त्म होना चाहिए। मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब, तज़कियाकार भी हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं और ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा भी ले चुके हैं, सियासतदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा, सानेहा साहिवाल हुआ और इस पर पूरी जो कौम है वो गमज़दा है और कहा जा रहा है कि इसकी तहकीकात होंगी, ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ मिलेंगी। तो आप तो ख़ुद भी इस तरह की चीज़ों के वाक़यात के ऐनी गवाह हैं, आपकी ख़ुद जमात के कई लोग इस तरह के वाक़यात में जो है नाहक मावरा अदालत उनको मार दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि तहकीकात जो हो रही हैं उसमें कोई नतीजा निकलेगा, रिज़ल्ट निकलेगा, क्या ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ होंगी, फिर रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम मुल्क की निज़ाम को ठीक कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस हसास उन्वान पे आपने हमारा नुक्ते नज़र लेने के लिए हमें राब्ते में लिया है। और इसके बाद दूसरी बात, मैं आपके तवज्जुह से इस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा। जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसकी वजह से पूरी कौम जो है वो दुख में मुब्तला है और पूरी दुनिया के अंदर हमें जो है वो शर्मसार भी इस वाक़े से हुए हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसे वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर इस पर पहले ही किसी ऐसे वाक़े पर एक्शन लिया जाता तो आज ये मासूम जानों का जो हिया हुआ है ये कतई ना होता। लेकिन ऐसा भी होता रहा कि शहरी मुकाबलों का शख्साना बनाकर लोगों को मारा जाता रहा और ऐसे भी लोग थे जिनके हाथों में हथकड़ियाँ होती थी और कहा जाता था कि ये मुकाबला हुआ है और इन्हें मार दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है जिनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं इनने कौन सा मुकाबला किया है? और जितने मुकाबले हुए उनमें कई भी मुकाबले में दूसरे लोग नहीं मारे गए, यानी मतलब मारने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ उन्हीं का हो रहा है जिनको मारा जा रहा है। तो ये साफ नजर आ रहा था कि ये मुकाबले नहीं है बल्कि मावराए अदालत कत्ल है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा ये निकला कि जवान मारे जाते रहे, दाढ़ी और पकड़ी वाले लोग मारे जाते रहे, बाकी लोग खुश रहे कि चलो इनको मारा जा रहा है। आज हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया गया और उन बच्चों के जहन पे क्या नक्श बना है और उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कौम पर क्या असर पड़ा है, ये बहुत बड़ी दर्दनाक एक तारीख है जो लिखी जा चुकी है और हम पूरी उम्र इस शर्म से शायद बाहर ना निकल सकें, इस तारीख में हमें माफ ना करे कि ये मंजर हमने अपनी जिंदगी में देखा है। मैं समझता हूँ जितने मावराए अदालत कत्ल हुए हैं उन सब की तहकीकात करनी चाहिए। हम कभी भी मुजरिमों के साथ नहीं हैं, मुजरिम को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं, अदालती निज़ाम मौजूद है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपने अदालती निज़ाम को खुद नाकाम कर दिया कि हम मावराए अदालत एक काम कर रहे हैं और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और जो लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं गोया कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे और वो मावराए अदालत कत्ल करके अदालतों पर अदम एतमाद कर रहे हैं। कह जाए कि अदालतों का निज़ाम ठीक करना चाहिए था, हमने उसे जो है उसको यकसर खराब कर दिया, यानी उसका एतबार ही उठा दिया। जब हमारे इदारों को एतमाद नहीं है तो बाकियों को क्या एतमाद रहेगा? बाकी रही आपकी ये बात कि जी इनको सजाएं मिलेंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि राव अनवार का वाकया हमारे सामने है। नसीबुल्लाह को किस तरह मारा गया, वो कैसे जाहिर हुआ कि इसका किसी दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं था, उसके बावजूद आज राव अनवार कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसे कोई सजा होगी? जिस तरह वो लोग छूट गए हैं इस तरह ये लोग भी छूट जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और अगर ये कुछ नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मुतालबा पूरी कौम का ये है
हम जी। किसी मसलक, हम किसी मजहब और हम किसी बाकी चीजों से, हर चीज से बालातर होकर ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान का कत्ल है, बिल्कुल गलत है। लिहाजा इन्हें सजाएं दी जाए और सजाएं ऐसी दी जाएं कि इन्हें चौकों पर तख्तेदार पर लटकाया जाए, गोलियां मारी जाएं, सजाएं दी जाएं, ताकि आइंदा को कोई ऐसा काम न कर सके जिससे कौम के इज्जत पर या कौम अलामा की साहब जी, जान और माल और आबरू जो है उस पर कोई अलामा दबाव। साहब एक और बात यह है, चूंकि आप तो जिस सियासी जमात से और जिस आपकी जो अपनी एक जमात है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके ख़ुद भी बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिनको दिन दिहाड़े इस तरह के वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में उनको मार दिया गया। जैसे कि अल्लामा आज़म तारिक रहमहुल्लाह का एक वाक़या हुआ है, वो इस्लामाबाद कैपिटल में होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आज तक जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ नहीं मिलती हैं। तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? लेकिन सिर्फ वही नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े वाकयात हैं। अभी कराची में हमारे 2 लोगों को जो है वो जख्मी कर दिया गया। अभी बहुत अमन हो गया था, उसके बावजूद आज से कुछ अर्सा कबल 2 लोग शहीद कर दिए गए। एक बंदा हमने पकड़ा और हमने पकड़ कर उससे कहा कि ये बंदा हमने पकड़ा है और ये हमारे जलसे में तस्वीरें बना रहा था और हमें मशकूक लग रहा है। हम इसे गिरफ्तार करके पुलिस को दिया, पुलिस कहती है कि मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, किसी कहती है मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है। हम जिससे कह रहे हो कहते हैं जी यूं नहीं होगा, आप पहले दरखास्त लगाएं, आप यूं करें यूं करें। हम मुजरिम पकड़ के दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके 1 हफ्ते बाद वाकया हो गया और 2 लोग शहीद हो गए। उसके बाद वो हरकत में आए, फिर उसको तफ्तीश के लिए लेकर गए और उससे वो कुछ उगला, उसने बताया कि हमने इतनी रेसियां की है, हमने ये किया, हमने वो किया है। उस सब के बावजूद आज तक ना उसे कोई सजा हो सकी है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और 2 लोग भी मारे गए हैं, 2 और जख्मी हो गए। तो सजा न देकर तो ये दरवाजे खुद खोलते हैं। एक लंबी तवील फहरिस्त है जिसमें लोग शहीद हुए हैं। मैंने तो कराची में 4 सके भाइयों के जनाजे उठाए। एक दिन में 4 भाई शहीद हुए, एक दिन में 16 बच्चे यतीम हो गए, 4 औरतें बेवा हो गई, पूरा घराना उजड़ गया। वो छोटे छोटे बच्चे आज भी हमसे देखे नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद सजा किसी को नहीं हो रही और हमारी अदालतें उस पर दी और हमारी हुकूमत दी, उस पर कोई नहीं सोच रही। लेकिन इसके बाद जो लोग ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा, उठा के लापता कर दिया और लापता करने के बाद फिर 3-3, 4-4 सालों बाद कहा कि पुलिस मुकाबले में मारे गए। आखिर ठीक है, इनका प्रेशर अभी तो दबा लेंगे। लोगों की अकलें मौत तो भी हुई है ना, लोग अंधे तो नहीं है, तेज तो नहीं। और यही चीजें हैं जो बगावत पैदा करती हैं, यही चीजें हैं जो शरारत पैदा करती हैं, यही चीजें हैं जिसके लोग फिर बाहर निकल कर दूसरे ग्रुपों में जाते हैं और मुल्क मुखालिफ एजेंसियां, मुल्क मुखालिफ लोग उन लोगों को इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ मावराए अदालत कार्रवाई हम करें, कोई और करे, मुजरिम जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार अदालतों के जरिए मिलनी चाहिए। और जो चीजें बिल्कुल शायद के तौर पर सामने आ जाए उनको सजाएं मौत में, आपकी अदालतें मौजूद है, कितने लोगों को सजाएं मौत दे दिया तो किसी ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। इंसाफ से हुकूमतें चलती हैं, जुल्म से नहीं चलती। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म का खात्मा होना चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। चलें, जुल्म का खात्मा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं सानेहा साहिवाल के हवाले से। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद भी थे और मावराए अदालत जो कत्ल का मामला है, बिलखुसूस लापता अफराद का जो मामला है, वो भी माजी में जिस तरह से हुआ और उसके बाद से तसलसल हुआ, मावराए अदालत जो वाक़यात हुए, जाली पुलिस मुकाबलों का जो तसलसल हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो थी वो लापता अफराद का मामला था, क्योंकि अदालत ने मावराए अदालत जो है लोगों को जब उठाया गया, उन्हें फिर मारा गया। तो ये सारा का सारा तसलसल उसी का है। मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं मोहतरमा आमना मसूद जंजुआ साहबा। आमना साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा, जैसे कि सानेहा साहिवाल हुआ, उससे पहले नकीब कत्ल केस हुआ, तो इस तरह के वाक़यात जो सामने आते हैं, जिस पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आते हैं, बहुत कम होते हैं। और इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनका आवाम को भी नहीं पता, जो मीडिया पर भी सामने नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्यों ऐसा होता है कि मावराए अदालत लोगों को उठाकर गायब कर दिया जाता है, फिर उन्हें मार दिया जाता है? इसका खात्मा कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया। ये आपको पता है कि ये इसकी एक अब कल्चर बन चुका है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से, क्योंकि जब 9/11 के बाद ये जबरी गुमशुदगियाँ शुरू हुई और परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में भी लिखा कि मैंने डॉलरों के एवज इन लोगों को बेचा, तो उस वक्त कौम नहीं जागी और कोई भी जमहूरी हुकूमत भी नहीं थी और आने वाली जमहूरी हुकूमतों ने भी इसके लिए कोई सद्देबाब नहीं किया कि इस फिनोमेना को, ये जो अमल है जबरी गुमशुदगी का, इसको खत्म किया जाता है, इसके आगे इस सैलाब के आगे कोई बंद बांधा जाता, बल्कि इसको आगे से आगे बढ़ाते रहे। वही मुआहदात जो अमेरिका के साथ परवेज मुशर्रफ के थे, वो आगे जमहूरी दौरों में भी इसी तरह होता रहा और उसी फार्मूले के तहत हमारे लोगों को बेचा जाता रहा, हमारे लोग गायब होते रहे, टारगेट किलिंग, और फिर उसके बाद बद से बदतर शक्लें पैदा होती गई। अब हमें फेक इनकाउंटर्स का सामना है। फेक इनकाउंटर्स में ये होता है कि वो मिसिंग पर्सन्स को ही अक्सर उनके हाथों में बेड़ियां लगी होती हैं, पाँवों में बेड़ियां लगी होती हैं और फेक इनकाउंटर करके कहीं मार दिया जाता, कहा जाता है कि ये हम पे हमला आवर हो रहे थे, ये तो कोई इनकाउंटर था और इस तरह से। तो असल में वो बाद में फिर साबित होता है कि वो तो आजाद थे ही नहीं, वो तो मिसिंग पर्सन थे। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में अभी तक, जैसे कि आपकी जो खुद तंजीम भी इस हवाले से काम कर रही है, तो लापता अफराद का जो मामला है उसमें से कितने लोगों को इस तरह से फेक इनकाउंटर में मारा गया है? इसमें बेशुमार लोगों को मारा गया। आपको मालूम है कि जो नकीबुल्लाह का बड़ा मशहूर और मारूफ केस हुआ है पिछले साल, उसमें मतलब ये चीज एक्सपोज हो गई है कि वो एक बेगुनाह शख्स था, वो जैसा दहशतगर्द उसे पेंट किया जा रहा था कि वो एक नक्शा खींचा गया था उसका, वो सब बिल्कुल जाली था। और एसपी अनवार जो थे वो इस किस्म की शख्सियात हैं, एसपी राव अनवार टाइप की, जो कि 444 वो ऐसे कत्ल मावराए अदालत कर चुके हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, जो कि एक शख्स के सर पे 444 कत्ल हैं, तो बाकी जो इस किस्म के कैरेक्टर्स हैं वो अपने अपने शहरों में क्या क़यामत ढा रहे होंगे इस आवाम के ऊपर। तो अब जब एक बंदे के सर पे इतने कत्ल है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की तादाद हजारों में होगी। और ये बहुत सारे इनमें से जो जिनका पता ही नहीं चलता, वो मिसिंग पर्सन ही रह जाते हैं, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि वो शख्स शहीद हो चुका है। और रिसेंट ये जो ट्रेंड आ रहा है, इसमें ये होता है कि कम से कम लाश तो हवाले हो जाती है, मगर उसके पीछे जो मिस्ट्री है वो कभी सॉल्व नहीं होती। सीसीबी का ही मैं आपको बता रही हूँ कि बेशुमार ऐसी कंप्लेंट्स मुझे आई है कि उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के लॉयर टीम को बता दिया कि जी आपका बंदे नहीं आएंगे और फलाने कब्रिस्तान में दफन है। और जब वो लोग वहां पर गए, उन्होंने एक ऐसी बहादुर बहन थी जिसने कहा कि मैं अपनी भाई की लाश को निकलवा के मैं उसका कफन दफन खुद करूंगी और अपने गांव ले जाऊंगी, और उसने वहां से निकाला और लेकर गई। इनके जुर्म की, सीटीपी के जुर्म की दास्तानें तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी है। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये एक्सपोज हुए, और अगर अभी भी इस हुकूमत ने इनके खिलाफ कोई एक्शन ना किया तो मैं समझती हूँ फिर पाकिस्तान में इंसाफ की कोई उम्मीद ना रखे।
बस किसी के बच्चे और किसी की माएँ और किसी के बाप और किसी की बहनें महफूज नहीं है पाकिस्तान में। अचानक से ये लोग आते हैं दंदराते हुए, ये बिल्कुल कातिल हैं ये लोग, और इनके हाथ में तो असलहा होना नहीं चाहिए, अवाम के हाथ में असलहा होना चाहिए, और एक इनको लाइन में खड़ा करके अवाम इनको शूट करे, इनका ये इलाज होना चाहिए। तो अदालत की हम तरफ लोगों से के सबके दिल दुखे में इस वाक़े पे, आपकी तरफ से भी बहुत से लापता अफराद के केसेस जो हैं वो अदालत में दायर हैं, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, तो फिर अदालती सिस्टम के हवाले से क्या कहेंगी कि मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए? अदालती सिस्टम तो बिल्कुल एक तरह से नाकारा हो गया है। अब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के लापता अफराद एक लाइन में, एक क्यू में लगे हुए हैं, ये कमीशन के सामने अपीयर हो रहे हैं, तो वो कमीशन किस तरह से पूरे पाकिस्तान की आबादी को कैटर कर सकता है? वो किस तरह से हजारों लोगों के केसेस सुन सकता है? और एक दफा जब उसकी बारी हो जाती है तो अगली बारी 6 महीने बाद, 1 साल बाद आ रही है, तो ये लोग क्या समझते हैं? ये इंसान है, ये जानों के साथ वो कोई खेल खेल रहे हैं कि वो 20 साल मंसूबा है इनको इंसाफ देने का। ये उधर क़यामत पीछे गुजर रही है, घरों में खाना नहीं है, बच्चों का दवा इलाज तालीम कुछ नहीं हो रही, तो वो तो रोज का एक एक दिन जो है वो सूली के ऊपर गुजार रहे हैं। और इधर जजेस साहिबान कभी 6 महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है, कभी 6 महीने बाद हियरिंग हो रही है, कभी 1 साल बाद हो रही है, कभी 2 साल बाद हो रही है, तो इसमें तो कोई संजीदगी नहीं पाई जाती। अब ये जो नए चीफ जस्टिस आए हैं आसिफ सईद खोसा साहब, इन्होंने अपने पहले खिताब में इसकी बात की है कि ये जो आंख बचोली है ये नहीं खेली जा सकती, और ये संगीन मामला है मिसिंग पर्सन का, तो इससे तो ये पता लगता है कि वो इसको सीरियसली लेने का इरादा रखते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये होगा। तहरीक इंसाफ में भी इमरान खान साहब ने भी बेशुमार वादे किए थे, हमारे कैंपों में आए थे और ये कहा था कि वो मैं इसको अब बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे दौरे हुकूमत में मिसिंग पर्सन, कोई एक भी मिसिंग पर्सन हो। तो अब मैं पूछती हूँ कि वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत आ चुका है और अभी भी हजारों मिसिंग पर्सन हैं और वो अपने घरों को नहीं पहुंचे, या उनके लिए कोई सीरियस इकदाम, कोई एक कानून जो हमसे वादा किया गया था, शीरीन मजारी साहिबा जो वजीर है इंसानी हुकूक की, उनसे कई मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि वो कोई कानून लेकर आ रही है जिसमें जबरी गुमशुदगी को एक पाकिस्तान के ताजीरात पाकिस्तान के तहत उसको एक जुर्म डिक्लेयर किया जाएगा और इसकी बाकायदा उसकी सजा जो है वो तजवीज़ होगी पाकिस्तान के आइन में। तो अभी हमें इन सब चीजों का अभी इंतजार ही है। चलें, बहुत बहुत अभी हमने वो अल्लाह करे नई सुबह जो तुलू हुई है शायद वो अभी तक हम तक नहीं पहुंची। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमना मसूद जंजूआ साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये बावर कराया जाता है जब इस तरह के सानेहात होते हैं तो कहा जाता है ये सानेहा हमारी हुकूमत में पहली दफ़ा हो रहा है। इससे पहले माजी की जो हुकूमतें रहीं उनके मुखालिफ जो अपोजिशन जमातें थीं, जब उनके दौर में ये वाक़यात हुए तो उस दौर में जो अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने हुकूमतों पर तनकीद की कि जिस हुकूमत के वजह से या जिस हुकूमत के दौर में ये वाक़या हुआ है उसे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ज़ैनब कत्ल केस हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि वज़ीर आला पंजाब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, नवाज शरीफ को चले जाना चाहिए। इसी तरह इससे पहले मॉडल टाउन का जब वाक़या हुआ तो यही कहा गया कि इनको हट जाना चाहिए। और आज जब साहिवाल का सानेहा होता है तो हुक्मरान ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को चले जाना चाहिए। वो लोग जो माजी में हुकूमतों में थे और अब अपोजिशन के बेंचों पर बैठे हुए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है। माजी में चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था लिहाजा अब तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत से, अपने मनसब जो है ओहदे से वो हट जाए और मुस्ताफ़ी हो जाए। आज कौमी असम्बली का इजलास आप उठाकर देख लें, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक थी कि सानेहा साहिवाल बहुत बड़ा सानेहा है, इसकी मजम्मत की जाती है, इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ का बयान उठाकर देख लें, उनकी तकरीर देख लें, मियां शहबाज शरीफ की तकरीर देख लें आज की, और उसके मद्दे मुकाबल में शीरी मजारी और शहरियार अफरीदी और जो तहरीक इंसाफ के दीगर लोग थे उनके बयानात देख लें दोनों, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात देख लें।
जो कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई है वो अगर आप उठाकर देख लें तो सियासतदान एक दूसरे को कोसते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि आपके दौर में चूंकि ये वाकया ऐसा हुआ। नाज़रीन किराम, हम आपको हकायक दिखा रहे हैं, सियासतदान किस तरह से पाकिस्तान की आवाम से वोट लेकर पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं देते, पाकिस्तान की आवाम से जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते। सियासतदानों का असल चेहरा क्या है, माजी में कितने वाकयात हुए, कितने लोगों को कत्ल किया गया, माजी में सियासतदानों ने किस तरह से एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर सियासत चमकाई, और आज वही लोग जो माजी में सियासत चमका रहे थे, ये इस तरह के बयानात दे रहे थे, मजलूमों के वो खैरखा बन रहे थे, आज उनका चेहरा क्या है? या जो आज लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि सानेहा साहिवाल बहुत बड़ा सानेहा है, इसके जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को मुसाफी हो जाना चाहिए, माजी में उनका किरदार क्या था? इस हवाले से हम आपको कुछ हकाइक दे रहे हैं। बात कर लेते हैं मुशर्रफ दौर की, काफ लीग दौर की बात कर लेते हैं। ये दौर कब शुरू हुआ ये आपको पता है? मुशर्रफ दौर जो काफ लीग का दौर था, इसमें कौन कौन से बड़े वाकयात हुए? हजारों अफराद जो हैं वो लापता कर दिए गए मुशर्रफ के दौर में, और इसके मुकाबले में साथ साथ ये भी हुआ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मशहूर केस था वो भी मुशर्रफ दौर में हुआ, और इसके अलावा 4000 लोगों को अमेरिका के हवाले किया गया। चेयरमैन नैब जो इस वक्त हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो लापता अफराद के हवाले से कमीशन के सरबराह भी हैं, उन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ दौर में 4000 लोगों को अमेरिका के हवाले किया गया। ये इंकिशाफ सामने आया, और इसके साथ साथ मावराए अदालत कत्ले आम के जो अफसोसनाक सानहात मुशर्रफ दौर में हुए वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उन पर बात नहीं की जा सकती। इसी तरह सानहा 12 मई में कितने लोग मारे गए, ये सारे के सारे वाकयात हुए हैं मुशर्रफ दौर में, काफ लीग दौर में, और उस वक्त जो अपोजिशन जमातें थी वो इस पर मुजम्मत करती रहीं। लेकिन जब अपोजिशन जमातों को दौरे इक्तदार मिलता है, उन्हें हुक्मरानी मिलती है, तो हम आपको पीपल्स पार्टी दौर के वाकयात दिखाते हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर भी वही सिलसिला होता है जो मुशर्रफ दौर में होता रहा। चुनाचे लापता अफराद का जो मामला था वो पीपल्स पार्टी दौर में भी वैसे का वैसा रहा, और इसके साथ साथ मावराए अदालत जो अवाम का कत्ले आम था वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में जारी रहा। 90 की दहाई में मावराए अदालत ऑपरेशंस किए गए, पीपल्स पार्टी का दौर था, ये भी सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसके साथ साथ सानेहा बल्दिया टाउन 12 सितंबर को होता है, 2260 लोग जल जाते हैं। इस वाक़े के अंदर मुजम्मतें होती हैं, JIT बनती है, जुडिशल कमीशन बनता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी ही की दौर में शाहजेब को कत्ल कर दिया जाता है 25 दिसंबर 2012 को, और कत्ल करने वाला शाहरुख जतोई जो है पीपल्स पार्टी के एक बड़े सियासतदान और जागीरदार का बेटा होता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता, मकतूल को इंसाफ नहीं मिलता। आज भी कौम इसका सवाल करती है। पीपल्स पार्टी ही की दौर में एक बहुत बड़ा वाकया होता है, रेमंड डेविस जो कातिल था जिसने 2 शहरियों को सरेआम गोलियों से भून दिया 27 जनवरी 2011 को लाहौर के अंदर, लेकिन कातिल रेमंड डेविस को पीपल्स पार्टी ने रिहा कर दिया। ये हैं हकाइक वो। और इसके साथ साथ अगर मजीद बात करें, पीपल्स पार्टी ही के दौर में एक और वाकया होता है, राव अनवार और नकीब का जो कत्ल केस है, ये भी सिंध हुकूमत में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, लेकिन आज तक राव अनवार जो है वो आज़ाद घूम रहा है। नकीब जो महसूद था और उसके लवाहिकीन हैं वो आज भी सरापा एहतजाज हैं कि उन्हें कब इंसाफ मिलेगा। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ही के दौर में एक और वाकया होता है कि उज़ैर बलोच ने एतराफ़ जुर्म किया और कहा कि वो भत्ताखोरी करता रहा, लोगों को मारता रहा, लेकिन सारी कार्रवाइयां हुई और उज़ैर बलोच के खिलाफ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकी, कोई उसे सजा नहीं दी जा सकी। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ही की दौर में एक और वाकया होता है बाबा लाडला का। उसने भी कई बेगुनाहों के कत्ल का एतराफ़ किया, लेकिन आज तक उसको भी सज़ा नहीं दी गई। और ये सारा का सारा जो जिम्मेदार थे, पीपल्स पार्टी के जो लोग थे जो उसके पीछे कमांड कर रहे होते थे, उनको भी कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। और इसके साथ साथ अगर मजीद बात कर ली जाए, पीपल्स पार्टी ही के दौर में एक पीपल्स पार्टी ही के दौर में कुलभूषण यादव केस का जो मामला है, इनके दौर में अगरचे नहीं हुआ, बाद के दौर में हुआ, लेकिन इसका लिंक भी उज़ैर बलोच वगैरह के साथ था, लेकिन आज तक उसको भी सजा नहीं दी गई। और इसके अलावा अगर मजीद बात कर ली जाए, एक मशहूर केस था सिंध रेंजर्स का। सिंध रेंजर्स ने पीपल्स पार्टी के दौर में सरफराज को कत्ल किया, सरफराज शाह नामी शख्स को कत्ल किया जून 2011 के अंदर।
उस पर JIT बनी, जुडिशल जो कमीशन होता है वो बना, तहकीकात हुई, लेकिन आज तक जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी दौर में जब ये वाकयात हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बेंचों पर थी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लोग पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे थे कि आपके दौर में ये वाकयात हो रहे हैं, लिहाजा आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब हम आपको चेहरा दिखाते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर का, कि मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर 2013 से 2018 के अंदर जो वाकयात हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून का क्या चेहरा था और अपोजिशन जमातों का क्या चेहरा था। चुनाचे नवाज दौरे हुकूमत में भी जाली पुलिस मुकाबले जारी रहते हैं। आबिद बॉक्सर इंकिशाफात करता है कि मियां शहबाज शरीफ के उसकी वजह से वो जाली पुलिस मुकाबलों में कई लोगों को मार चुका है, लेकिन आज तक तहकीकात नहीं हुई, जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ही के दौर में एक और वाकया होता है। मॉडल टाउन में 14 लोगों को पुलिस के जरिए कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जाती। यह मुस्लिम लीग नून के दौर में हो रहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ही के दौर में एक और वाकया होता है। मुदस्सर नामी शख्स को कसूर के अंदर जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया जाता है। अदालती तहकीकात होती हैं, जिम्मेदारों का पता चलता है, लेकिन नतीजा रिजल्ट है वो सिफर है। जिम्मेदारों को ताहाल सजाएं नहीं दी जा सकी। इसके अलावा नवाज दौर हुकूमत ही में राव अनवार का मामला उठता है। नकीबुल्ला को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन नवाज दौर हुकूमत में राव अनवार को सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ही के दौर में इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाकया होता है। अमरीकी शहरी जो सफारत खाने के अंदर कायम था, उसने कर्नल जोसेफ को इस्लामाबाद में, कर्नल जोसेफ उसका नाम बताया जाता है, उसने इस्लामाबाद में शहरियों को, मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, लेकिन सजा नहीं मिली। कर्नल जोसेफ को बाहर अमेरिका भेज दिया गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ही के दौर में एक और अफसोसनाक वाकया होता है। क्वेटा में रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद अचकजई ने एक ट्रैफिक एहलकार को कत्ल किया, अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, लेकिन आज तक अब्दुल मजीद अचकजई को कोई सजा नहीं दी जा सकी। इसके अलावा जनवरी 2014 से एक जो वाकयात बताए जाते हैं, जनवरी 2014 से मई 2018 तक पुलिस मुकाबलों में 2117 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ये दौर है नवाज शरीफ का, जिसमें 2117 जो वाकयात हैं ये बताए जाते हैं, पुलिस मुकाबले होते हैं। 2117 पुलिस मुकाबले हुए और इनमें 3345 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग नून का दौर है, लेकिन जिम्मेदारों को ताहाल सजाएं नहीं दी गई। कहा जाता है इसमें जो अपोजिशन जमातें थी, तहरीक इंसाफ थी, पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाकयात हैं, मुजम्मत करते हैं, हुक्मरानों को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल होती है। आज तक जिम्मेदारों को जो है सजाएं नहीं दी जाती। अब आपको हम दिखाते हैं तहरीक इंसाफ का दौर दिखाते हैं और उनका चेहरा दिखाते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में क्या कुछ हुआ। चुनाचे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए अभी तकरीबन 6 माह का अरसा होने वाला है और तहरीक इंसाफ के दौर में वाकया हो जाता है। साहिवाल के अंदर 4 निहत्ते लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया जाता है। फिर इस वाक़े को मशकूक बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनके मुतनाज़ा बयानात सामने आते हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि ये वाक़या दहशतगर्दी, ये वाक़या जो था वो इसलिए हुआ कि चूँकि अगवाकार थे, डाकू थे। फिर ये भी कहा कि चूँकि उनका ताल्लुक दाइश से था, दहशतगर्द थे। फिर पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि ये वाक़या में जो मुलव्विस लोग थे, चूँकि वो दहशतगर्द थे इसलिए उनको मार दिया गया। लेकिन बहरहाल वाक़े में जो लोग मारे गए उनके लवाहिकीन के साथ उन्होंने कहा कि हम उनको उनकी तालीम के अखराजात उठाएंगे। तो मुतनाज़ा बयानात सामने आते हैं। अब ये वाक़या तहरीक इंसाफ के दौर में हो रहा है और उसके मुकाबले में अपोजिशन जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ और दीगर तमाम सियासतदान इस वाक़े की सानिया साहिवाल की मजम्मत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप अवाम हैं, मैं अवाम हूँ। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ये सवाल करती है कि ये हमारे सियासतदान जो हमसे वोट लेते हैं, जो हमसे तनख्वाहें लेते हैं, जो हमसे मुराद लेते हैं, जो हमारी वजह से इतने आला और आला ओहदों पर फायज होते हैं, ये लोग अवाम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं, अवाम के साथ क्या ड्रामा कर रहे हैं, अवाम को किस तरह से धोखा दे रहे हैं।
यही वो लोग हैं जो आज सानेहा साहिवाल की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि 90 की दिहाई में इन्हीं लोगों ने कितने लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया। जो आज सानेहा साहिवाल की तहकीकात में जो जिम्मेदार हैं, जो हुकूमती लोग हैं, उनको मुस्ताफ़ी होने का कह रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि उनके दौर में किस तरह से राव अनवार का मामला हुआ, मॉडल टाउन का मामला हुआ। ये सारे के सारे नाज़रीन किराम वो हक़ाइक़ हैं जो सारी पाकिस्तानी कौम जानती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सामने से जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम ये कहते हैं कि चलो जी, इसका हमें ये बताया जाता है कि इसकी तहकीकात हो रही हैं, इंतज़ार कर लिया जाए, ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त गुजरता है, मामले को तूल दिया जाता है, 3 माह, 4 माह, 1 साल, इस तरह मामले को लटकाया जाता है और ज़िम्मेदार ताहाल आज़ाद हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अब की बार इस दफ़ा 2019 दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, दुनिया एडवांस हो चुकी है। आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया की ताकत आपके पास है। तो इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, जारी रखिए अपना एहतजाज, और जिम्मेदारों को जब तक सज़ा ना मिले इन हुक्मरानों से इंतकाम ज़रूर लेना है, इनका मुहासबा ज़रूर करना है। अगर जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जाती है तो सारे के सारे सियासतदानों को, सारे के सारे हुक्मरानों को कटहरे में खड़ा करके आवाम को चाहिए कि वो इनका मुहासबा करें। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और इस दफ़ा भी आवाम खामोश रही और जिम्मेदारों को सज़ा ना मिली तो फिर पाकिस्तान के अंदर कल आप भी किसी अनजानी गोली का निशाना बन सकते हैं, कल आप भी दहशतगर्द बन सकते हैं, कल आपको भी दहशतगर्दी के साथ नत्थी किया जा सकता है, कल आपके बच्चों को भी यतीम किया जा सकता है, कल आपके बच्चों के सामने आपको भी गोलियों से भून दिया जा सकता है। इसलिए नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि हम मिलकर आवाज़ उठाएं और जब तक जालिमों को कटहरे में ना खड़ा किया जाए, उनको इबरतनाक सज़ा ना दी जाए, उस वक्त तक चैन से ना बैठें। मज़ीद भी बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दुनिया में आगे प्रोग्राम में मज़ीद स्टोरियों पर बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने बात कर ली थी ईरान की। ईरान के अंदर भी जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अवाम का कत्लेआम होता है, मावराए अदालत अवाम को कत्ल कर दिया जाता है, यही हाल है पाकिस्तान के एक पड़ोसी मुल्क ईरान का। वहाँ पर भी मावराए अदालत लोगों को पुलिस जो है वो कत्ल कर रही है। लोग बेचारे निहत्ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, अदालती कार्रवाई का अदालती कार्रवाई तक उन्हें रसाई नहीं है, अदालती सिस्टम तक उन्हें रसाई नहीं है, अदालती सिस्टम चंद लोगों के हाथों में यरगमाल है। वहाँ सूरत हाल क्या होती है लोगों की, इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के बाद प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे से इजाज़त चाहेंगे। उससे पहले कि प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल 2018 के दौरान ईरानी पुलिस ने एहतजाज करने वाले 30 शहरी मौत के घाट उतार दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत ने दौरान हिरासत तशद्दुद से हलाक किए गए मुजाहिरीन के हवाले से किसी किस्म की तहकीकात नहीं की और न ही मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की ताकत के इस्तेमाल का नोटिस लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत शहरियों के पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए वुकला, इंसानी हुकूक के मंदूबीन और खवातीन कारकुनों को हिरासत में लेने के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। HRW के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मुजाहिरीन में हिस्सा लेने वाले शहरियों के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन किया गया और मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ नाम नहाद फौजी अदालतों में संगीन जराइम के तहत मुकदमात कायम किए गए। मुल्क में जारी अबतर माशी सूरत हाल और अपने माशी हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज करने को जुर्म करार दिया गया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 24 जनवरी को ईरानी इंटेलिजेंस इदारों ने माहौलियात के लिए काम करने वाले 8 कारकुनों को हिरासत में लिया और इनके खिलाफ अदालतों में जाली बुनियादों पर मुकदमात चलाए। इनमें से 4 को सजाए मौत सुनाई गई। सजाए मौत पाने वाले माहौलियाती कारकुनों में प्रोफेसर कावस सैयद इमामी भी शामिल हैं, जिन्हें बाद अज़ां दौरान हिरासत अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। ईरानी जल्लादों को बचाने के लिए कावस इमामी की खुदकशी का दावा किया गया। वाज़े रहे कि ईरान में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफिन जेलों और कैद खानों में अजियतें झील रहे हैं, जिन्हें अदालती कार्रवाई तक की सहूलत नहीं दी जाती। ईरानी मीडिया समेत आलमी मीडिया को भी जेलों में कैदियों के बारे बात करने और रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती।